हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो इतिहास श्रृंखला का तीसरा और अंतिम भाग है, जिसमें हम 101 से लेकर 150 तक के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान पर विचार कीजिए कि इनका जो सही क्रम है वो क्या है। हो तेलंगाना, होयसल, देवगिरी या फिर पांड्य राज। तो इसका ऑप्शन है बी, ए है, बी, सी, डी। कूट के आधार पर चयन करना है तो इसको क्रम के अनुसार इसे लगाना है। तो इसका जो सही आंसर है, क्योंकि सबसे पहला जो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान जो है वो मालिक काफूर के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था और ख्वाजा हाजी इसका जो था सहायक था। ठीक है, तो सबसे पहला जो सबसे पहला था, ठीक है, वो नंबर एक पे जो आपका है, नंबर एक पे जो है आपका, वो आपका है देवगिरी। देवगिरी पर पहला आक्रमण हुआ था। दूसरा जो आपका है वो आपका तेलंगाना था। तेलंगाना जो था वो दूसरा था। तीसरा जो था वो आपका होयसल था। ठीक है, और चौथा जो था वो आपका पांड्य राज था। तो ये हमारा क्रम बनेगा। ठीक है, सबसे पहले देवगिरी, फिर आपका तेलंगाना, तो 3-1, 3-1, 2-3। ऑप्शन हमारा जो सही होगा वो आपका होगा 3-2-1-4, 3-2-1-4। तो इसका जो सही आंसर जो है वो आपका है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी असत्य है कि छंद विचार, 84 वैष्णव की वार्ता, रास पंचध्यायी या फिर सिंहासन बत्तीसी। फिर कौन सा जो है वो गलत है। तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है सिंहासन बत्तीसी। जो है नरहर चक्रवर्ती ने, ठीक है, उन्होंने सिंहासन बत्तीसी को नहीं लिखा है, बल्कि नरहर चक्रवर्ती ने रुक्मणी मंगल, ठीक है, रुक्मणी मंगल, ठीक है, और कविता श्रृंगार, ये दो जो हैं वो उन्होंने लिखी है। उन्होंने जो क्या कहते हैं कि सिंहासन बत्तीसी जो है वो नरहर चक्रवर्ती की नहीं है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 103 कि राजस्थान का इतिहास के जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगी ग्रंथ है। ऑप्शन है फतवा ए आलमगीरी, महसिर ए आलमगीरी, तारीख ए औरंगजेब या फिर नुस्खा ए दिलकुशा। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, फतवा ए आलमगीरी, इसका सही आंसर है। और यह जो पुस्तक है फतवा ए आलमगीरी जो है, यह पुस्तक जो लिखी है ईश्वर दास नागर ने। यह पुस्तक के लेखक हैं ईश्वर दास नागर ने, और इसकी भाषा जो है वो आपकी फारसी में है। ठीक है, और इसमें जो है वो औरंगजेब की विजयों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में साहित्य के विशेषज्ञ को कौन से विश्वविद्यालय उपाधि प्रदान की गई थी। ऑप्शन है फाजिल, आलिम, काबिल या फिर दस्तारबंदी। तो इसका सही आंसर है कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र थे और वहीं मकतब जो होते थे वो प्राथमिक विद्यालय के केंद्र थे। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है काबिल, सी ऑप्शन है काबिल। विश्वविद्यालय की जो शिक्षा जो है साहित्य में विशेषज्ञ के लिए उसको काबिल की उपाधि दी जाती थी। और दर्शन शास्त्र के विद्वान को फाजिल कहते थे, मतलब दर्शन शास्त्र के विद्वान को फाजिल कहते थे। और आलिम जो है वो होता था धर्मशास्त्र के लिए। आलिम जो होता था वो धर्मशास्त्र के लिए होता था। और शिक्षा पूर्ण होने पर जो पगड़ी बांधते थे उसे दस्तारबंदी समारोह कहते थे। ठीक है, जिससे हिंदुओं में समावर्तन होता था, वैसे मुस्लिम्स में दस्तारबंदी होती थी। ठीक है, और काबिल जो है वो विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित थे। अगला प्रश्न है भारतीय शास्त्रीय संगीत के संबंध में 6 रागों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथों में हुआ है। आपके ऑप्शन है खष्ट राग, चांद्रोदय, संगीत परिजात, संगीत चिंतामणि या फिर रागमाला। जिसका सही आंसर है वो आपका है रागमाला। रागमाला में ही 6 रागों का उल्लेख हुआ है और इस पुस्तक को
ग्वालियर के शासक मान सिंह के संरक्षण में लिखा गया है और ग्वालियर के राजा मान सिंह ने ध्रुपद गायकी को जन्म दिया था, जिसे तान सिंह ने एक नई ऊंचाई दी थी। और जौनपुर के शासक जो हुसैन शाह सरकी थे ने ख्याल गायकी को जन्म दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए कि तुगलकाबाद का एक प्रकार का किलाबंद शहर था जो कि आकार में आयताकार था। दूसरा है, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे को शेर शाह के मकबरे का पूर्वगामी कहते हैं। कूट के आधार पर चयन करना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। और दूसरा जो कथन है वही सही है, पहला जो कथन है वो गलत है, क्योंकि गयासुद्दीन ने दिल्ली के तीसरे शहर तुगलकाबाद का निर्माण किया था। यह आकार में किलाबंद शहर था जो कि आकार में चतुर्भुज था और इस 2000 मीटर का था, ठीक है। और इस मकबरा जो था वो पंचभुज का था और कृत्रिम झील के मध्य पानी से घिरा हुआ था, ठीक है। इसलिए इसे शेर शाह के मकबरे का पूर्वगामी कहते थे। इसलिए पहला कथन जो आयताकार ना होकर चतुर्भुजाकार होता तो यह ऑप्शन हमारा सही होता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों विचार कीजिए कि महमूद बेगड़ा ने चंपानेर के निकट मुस्तफाबाद शहर बसाया और अपना मुख्य निवास बनाया। दूसरा है, महमूद बेगड़ा गिरनार की पहाड़ी के नीचे मोहम्मदाबाद नामक शहर बसाया और इसे गुजरात की दूसरी राजधानी बनाया। कूट के आधार पर चयन करना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है डी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, क्योंकि महमूद बेगड़ा गुजरात का छठा सुल्तान था। इसने गिरनार की पहाड़ी के नीचे ठीक है मुस्तफाबाद नगर बसाया था, ठीक है। और इसमें बड़ी बड़ी इमारतें बना लिया। इस पर गुजरात की दूसरी राजधानी बन गया था, इसलिए यह दूसरी राजधानी बन गया था। और पहला जो कथन है कि महमूद ने चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इसको डिफरेंस कर दिया गया है कि चंपानेर के निकट जो है वो आपका मोहम्मदाबाद है और जो गिरनार पहाड़ी के नीचे है वो मुस्तफाबाद है। इसलिए जो कथन है आपके दोनों गलत है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 108 कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी असत्य है? सिमाहा, सिस्माहा, मसादत या फिर तसीहा। इसका जो सही आंसर है वो आपका है तसीहा। तसीहा जो है, ठीक है, जोड़ी असत्य है, क्योंकि तसीहा जो है मनसबदार के दावे के लिए नवीनीकृत प्रमाण पत्र होता था और जो मनसबदारों के खातों का निपटारा करने के लिए जो होता था उसे मुहसिबा कहते थे। मुहसिबा, उसे मुहसिबा कहते थे, ठीक है, मुहसिबा, इसे मुहसिबा कहते थे। और जो बस तसीहा है, तसीहा जो होता था वो मनसबदार के दावे के लिए एक प्रकार का प्रमाण पत्र होता था, इसे तसीहा कहते थे। और मनसबदार के खातों का निपटारा को मुहसिबा कहते थे। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के सरदारों की उपाधियों को सुमेलित कीजिए। अलमास बेग, नसर जलीसरी, मलिक यूसुफ या फिर संजर। तो इसका सही जो सुमेलित है वो है, सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अलमास बेग को उलूग खां की उपाधि दी थी। अलमास बेग को उलूग खां की उपाधि दी थी और नसरत जलसेरी को नुसरत खां की उपाधि दी थी। मलिक यूसुफ को जफर खां की उपाधि दी थी और संजय को अलप खां की उपाधि दी थी। तो इस प्रकार सही जो आंसर है वो हमारा है डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में परगने के प्रधान अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता था? आमिल, सिकदार, फौजदार या फिर कानूनगो। तो इसका सही आंसर है कि परगने का जो प्रधान अधिकारी होता था वह सिकदार होता था, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि अकबर ने अपने 40वें साल में मनसब में जात जोड़ा और सवाल मनसबदार की शुरुआत से ही 1575 से चला आ रहा था। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है कि कौन सा सत्य है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो डी है, क्योंकि ना तो इसका पहला सही है और ना ही इसका दूसरा सही है। कि अकबर ने पहला कथन जो है, अकबर ने अपने शासन के
40वें साल में सवार जोड़ा था, ना कि जात जोड़ा था, इसलिए यह कथन गलत है। और सवार मनसबदारी की शुरुआत से ही चला आ रहा है, तो जात जो है वो मनसबदारी की शुरुआत से चला आ रहा था, तो इसका जो है वो अपोजिट हो गया है, इसलिए दोनों कथन इसके गलत हैं। अगला प्रश्न है कि बैतुल उलूम की स्थापना जैबुन्निसा के द्वारा की गई थी, यह एक प्रकार का क्या था? क्या आज नक्षत्रशाला, दार्शनिक वाद विवाद की संगोष्ठी या फिर पुस्तकालय? इसका सही आंसर था वो है आपका एक प्रकार का वो पुस्तकालय था, कि एक प्रकार का पुस्तकालय था। जो जैबुन्निसा है, ठीक है, जैबुन्निसा जो है औरंगजेब की सबसे बड़ी पुत्री थी, और यह एक कवित्री थी, और मखफी या मखफी के नाम से अनेक गीतों को इसने फारसी में लिखा था, और दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना की थी। शहजादे अकबर को मदद करने के अपराध में औरंगजेब ने जैबुन्निसा को दिल्ली की सलीमगढ़ की जेल में डाल दिया, और जहां जैबुन्निसा की मृत्यु 1702 में हो गई थी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने काजियों के मार्गदर्शन के लिए किस भाषा में इस्लामिक कानूनों का संग्रह फतवा ए आलमगीरी में करवाया था? ऑप्शन है तुर्की, फारसी, अरबी या फिर उर्दू। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी, अरबी में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जाट शासक ने आत्महत्या कर ली थी? ऑप्शन है चूड़ामन, सूरजमल, बदन सिंह या फिर राजमल। इसका सही आंसर है वो आपका है चूड़ामन। चूड़ामन ने विद्रोह, जाटों का विद्रोह हुआ, जाट नेता चूड़ामन के विद्रोह का केंद्र था, ठीक है, जो विद्रोह का केंद्र था, थीन जो था वो उनका केंद्र था, और चूड़ामन ने मथुरा के पास जाट राज भरतपुर की स्थापना की थी, और जाट साम्राज्य का संस्थापक चूड़ामन को ही माना जाता था, और भरतपुर की राजधानी डींग थी। बदन सिंह ने 1725 में डींग किले का निर्माण करवाया था, और 1721 में चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली थी। चूड़ामन ने आत्महत्या कब की थी? 1721 में। अगला प्रश्न है, रोशनाई नामक धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है अकमल खां, भागू, खुशहाल खां या फिर चंपत राय। इसका सही आंसर है वो आपका बी है, भागू। ठीक है, यह औरंगजेब के विरुद्ध अफगानों का विद्रोह था, ठीक है, और यूसुफ जाइयों के विद्रोह का नेता भागू था, ठीक है, और यह विद्रोह हुआ था 1667 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, अकबर के इबादत खाना जो कि सभी धर्मावलंबियों के लिए खुला था, में किस धर्म के अनुयायियों ने धार्मिक चर्चाओं में कभी भाग नहीं लिया था? ऑप्शन है जैन, बौद्ध, पारसी या फिर ईसाई। इसका सही जो आंसर है वो आपका बी है, क्योंकि बौद्ध धर्म ने इसमें भाग लिया ही नहीं था, ठीक है। फतेहपुर सीकरी इबादत खाने की जो स्थापना है वो आपकी 1575 में हुई थी, 1575 में इसकी स्थापना हुई थी, और सभी धर्मों के लिए जो सर्वधर्म संसद बनी की थी उसके लिए इबादत खानों को खोला गया था 1578 में। 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था, लेकिन इस धार्मिक चर्चाओं में कभी बौद्ध भिक्षुओं ने भाग नहीं लिया। अगला है, अकबर द्वारा जैन गुरु को दी गई उपाधियों को सम्मिलित कीजिए कि किस जैन गुरु को कौन सी उपाधि मिली है, ठीक है। तो अगला प्रश्न, इसमें जो ऑप्शन है उसे कूट के आधार पर चयन करना है। तो जो भानुचंद्र था, ठीक है, बुद्ध सागर जो था पहला जैन गुरु था, जो 1568 में अकबर के दरबार में आया था, लेकिन इबादत खाने में जैन धर्म का प्रतिनिधित्व हरविजय सूर्य ने किया था। अकबर ने भानुचंद्र को उपाध्याय की उपाधि दी थी, विजय सेन सूरी को काली सरस्वती की उपाधि थी, नंदी विजय को खुश फहम की उपाधि दी थी, और पुरंदर को युग प्रधान की उपाधि दी थी। इस प्रकार जो हमारा सही जो आंसर है वो आपका ए है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में जहाज निर्माण का मुख्य केंद्र क्या था? मुल्तान, सूरत, भड़ौज या फिर मछलीपट्टनम। तो इसका सही आंसर है वो आपका बी है, सूरत। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, मुगल काल के सबसे प्रसिद्ध किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहते थे? सूरत, भड़ौज, पुलिकट या फिर मजलिस। तो इसका सही जो आंसर था वो आपका है सूरत। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों विचार कीजिए। औरंगजेब के तोपखाने का प्रमुख मुस्तफा खां था, और तोपचियों की भर्ती के लिए औरंगजेब ने केवल गुजरात क्षेत्र से ही किया था।
कौन सा इसमें कथन सत्य है, एक, दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही आंसर है वो आपका है डी, मतलब कि दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया गलत है। औरंगजेब के तोपखाने का प्रमुख मुस्तफ़ा खां जो था वो नहीं था, उसका नाम था फिदाई खां। इसका नाम था फिदाई खां, इसलिए पहला कथन गलत है। और दूसरा कथन जो है इसलिए गलत है कि तोपखाने की भर्ती जो है वो तोपची जो केवल थे वो गुजरात से ना भर्ती किए जाते थे बल्कि कन्नौज से किए जाते थे, मतलब कन्नौज से किए जाते थे, ना कि गुजरात से किए जाते थे। और तो मुगल तोपखाना जो था वो दो भागों में विभक्त था, एक का नाम था जिंसी, ठीक है, और एक का नाम था दस्ती। ये दो भागों में विभक्त था। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में सर्वप्रथम गुलाम नौकरशाही की अवधारणा किसने शुरू की? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर बाबर? तो इसका सही आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है, अकबर। ठीक है, जिसमें 1561 में उसने बंदा ए दरगाह की धारणा शुरू की और अपने एक गुलाम इत्माद खां को एक ऊंचा पद दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कलहड़ राजकरण का विस्तार करके उसमें जैनुल आबदीन के काल तक का इतिहास जोड़ा था? ऑप्शन है श्रीवर, उत्तसोम, श्रेयभट्ट या फिर जोनराज। तो इसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, जोनराज। ठीक है, राजतरंगिणी कलहड़ द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना जो हुई थी 1148 से 1150 के बीच हुई थी। ठीक है, और जैनुल आबदीन के प्रमुख हिंदू अधिकारी जोनराज और उसका शिष्य श्रीवर इतिहासकार थे, और जोनराज ने कलहड़ तंगली का विस्तार करके उसमें जैनुल आबदीन के काल तक का इतिहास जोड़ा था। अगला प्रश्न है, काकसाला विद्रोह जिसे टोडर मलो अजीज कोका ने दबा दिया था का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? गुजरात, मालवा, अहमदनगर और बिहार या बंगाल? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है बिहार और बंगाल, मतलब डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कथनों विचार कीजिए। अकबर ने मक्का और मदीना को विजित करने के लिए उज्बेकिस्तान के शासक अब्दुल्ला खां उज्बेक से समझौता किया। दूसरा, अकबर ने बेगमों के नामों को सार्वजनिक करने की प्रथा को समाप्त कर दिया। तीसरा, अकबर व जहांगीर ही वह दो मुगल बादशाह थे जिनके खिलाफ फतवा जारी हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल 1, 2, 2, 3, 1, 3 या फिर 1, 2, 3? क्वेश्चन नंबर 124। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 1 और 2 ही सही हैं, मतलब पहला और दूसरा ही सही है, बाकी जो हैं वो जो कथन है वो गलत है, मतलब पहला और दूसरा ही कही है, तीसरा कथन जो है वो गलत है। क्योंकि अकबर और जहांगीर जो था उनके खिलाफ फतवा जारी होकर अकबर और जहांगीर के स्थान पर औरंगजेब के खिलाफ फतवा जारी हुआ था, औरंगजेब के खिलाफ फतवा जारी हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि विजयनगर स्थापत्य की मुख्य विशेषताओं में ऊंचे गोपुरम या प्रवेश द्वारों का निर्माण, मंदिर परिसरों में कल्याण मंडप हैं जिनके स्तंभों पर नक्काशी की मूर्तियां हैं, तीसरा, इन स्तंभों पर सिंह की मूर्तियां सर्वाधिक पाई जाती हैं। तो कौन सा कथन जो है वो सत्य है? केवल 1, 2, 2, 3 या 1, 3 या फिर सभी? तो इसका सही आंसर है वो आपका है 1 और 2 जो हैं वो सही है, इसलिए पहला ऑप्शन जो सही है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि इसके स्तंभों पर सिंह की मूर्तियां सर्वाधिक नहीं पाई गई हैं, जबकि सबसे ज़्यादा मूर्तियां जो हैं वो घोड़ों की पाई गई हैं, सर्वाधिक मूर्तियां जो हैं वो घोड़ों की पाई गई हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर है 1 और 2। अगला प्रश्न है, चोलों का एकमात्र अभिलेख निम्नलिखित में से कौन है जिसमें अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन है त्रिवेदपुरम अभिलेख, मणिमंगलम अभिलेख, कन्याकुमारी लेख या तिरुवाल गांडू अभिलेख? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 26 का बी, मतलब मणिमंगलम अभिलेख। मणिमंगलम अभिलेख जो है मणिमंगलम जो अभिलेख है वो राजाधिराज प्रथम का है, ठीक है, जिसने अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख किया है और उसमें सिंहत्व विजय का भी उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता ग्राम शासन था, इसके सभा के सदस्यों को क्या कहते थे? ऑप्शन है वरियम, पेरंगुर, पेरुमंकल या फिर वरियार? तो इसका सही आंसर है, ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो सभा के सदस्यों को पेरुमक्कल कहते थे, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, मुगल काव्यत्री जो मखफी या मखमी के नाम से कविताएं लिखती थी
उसमें कौन है, जहां आरा, गौहर आरा, रोशन आरा या फिर जानी बेगम। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है जहां आरा। ठीक है, और जहां आरा बेगम को निजामुद्दीन औलिया के मकबरे में दफनाया गया था। और जहां आरा ही एक सूफी महिला थी और कदरिया सिलसिला के मियां मीर और मुल्ला साहब बख्शी की शिष्या थी। अगला प्रश्न है, सिंहासन की प्राप्ति के लिए शाहजहां के युगों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों को क्रम में सजाइए। ठीक है, खजुआ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, बहादुरगढ़ का युद्ध, थरमत का युद्ध, देवराई का युद्ध। तो इसका सही आंसर है वो है, सबसे पहले आएगा बहादुरपुर का युद्ध। ये हुआ था 1658 में। बहादुरगढ़ का युद्ध जो था वो 1658 में और भी फरवरी में। ठीक है, फिर दूसरा है धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 में। धर्मत का युद्ध जो है 1658 में, 1658 में ये हुआ था अप्रैल में। फिर आपका तीसरे नंबर पर जो युद्ध आता है वो है, नंबर 1 पे ये रहेगा, दूसरे पर धर्मत रहेगा, तीसरे पर रहेगा सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का जो युद्ध है, सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1658 में, ये भी हुआ था और ये हुआ था जून में। ठीक है, फिर आपका उसके बाद हुआ था खजुआ का युद्ध। खजुआ का युद्ध हुआ था 1659 में, ये हुआ था जनवरी में, ये हुआ था जनवरी में। और चौथा जो था वो था देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध हुआ था 1659 में और ये हुआ था मार्च में। ठीक है, तो इसका सही क्रम के आधार पर इसको चयनित करते हैं। तो इसका सही आंसर है वो आपका है बी, 3 4 2 1 5। तो इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सही है। अगला प्रश्न है कि दक्कन और गुजरात में पड़ने वाले भीषण अकाल का आंखों देखा विवरण किस देशी यात्री ने दिया था। ऑप्शन है निकोलो मनुची, पीटर मुंडी, ट्रेवनियर या फिर बर्नियर। जिसका जो सही आंसर है वो आपका है पीटर मुंडी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गोवा में पुर्तगालियों के दूत के रूप में कार्य किया। निकोलो मनुची, मान डेल्सलो, पीटर मुंडी या फिर ट्रेवनियर। तो इसका सही आंसर है वो आपका है निकोलो मनुची, मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस राज्य के शासक को नीचा दिखाने के लिए अपनी नौकरानी के नेतृत्व में सेना भेजी थी। ऑप्शन है सिवाना, मालवा, जालौर या फिर चित्तौड़। क्वेश्चन नंबर 132। इसका सही आंसर है वो आपका है जालौर, सी ऑप्शन। ठीक है, इसमें जालौर का जो शासक था उसका नाम था कान्हड़ देव, कान्हड़ देव। ठीक है, और नौकरानी का नाम था गुलो बिहपूत के नेतृत्व में सेना भेजी थी। गुलो बिहपूत के नेतृत्व में सेना भेजी थी और इसको आक्रमण किया था कमालुद्दीन दुर्ग ने। कान्हड़ देव को पराजित किया, जालौर जीत लिया था और इसको ये युद्ध जो हुआ था, ठीक है, जालौर का 1311 में। ठीक है, और अलाउद्दीन जीतने के बाद जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद रखा था, जलालाबाद रखा था। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था को लागू किया था। ऑप्शन है रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी या फिर मालवा। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है चित्तौड़, मतलब बी ऑप्शन इसका सही है। चित्तौड़ विजय जो थी वो 1303 में हुई थी। ठीक है, इसका जो बाजार व्यवस्था है इसको विस्तृत वर्णन जो है बनने की तारीखें फिरोजशाही में मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर निम्नलिखित का विचार के 34 में कि हाजी मौला का विद्रोह जलालुद्दीन के समय हुआ था और सीदी मौला का विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। तो कौन सा कथन सही है 134। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसका ना पहला सही है और ना ही दूसरा कथन सही है, क्योंकि सीदी मौला का विद्रोह जो था वो जलालुद्दीन के समय हुआ था। सीदी मौला का विद्रोह जलालुद्दीन के समय हुआ था और हाजी मौला का विद्रोह जो है, हाजी मौला का जो विद्रोह है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मंगोल आक्रमणकारियों में सर्वप्रथम किसने दिल्ली विजय की नीति अपनाई थी। ऑप्शन है कादर खां, दवा खां, कुतलुक ख्वाजा या फिर तारगी।
क्वेश्चन नंबर 135। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है दवाखां, मतलब बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, हाजी मौला का विद्रोह अलाउद्दीन के खिलाफ निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? बदायूं, अवध, दिल्ली या फिर रणथंभौर? तो इसका सही आंसर है वो हुआ था दिल्ली। दिल्ली, मतलब सी ऑप्शन इसका जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 कि निम्नलिखित में से कथनों विचार कीजिए कि दिल्ली सल्तनत में डाक व्यवस्था का पूर्ण संगठित करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को जाता है और भारत में डाक व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख करने वाला इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी था। कूट के आधार पर चयन करना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है डी, और दोनों इस क्वेश्चन के गलत हैं, क्योंकि डाक व्यवस्था का श्रेय जो अलाउद्दीन खिलजी को नहीं जाता है, ये श्रेय जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। और दूसरा है डाक व्यवस्था का जो वर्णन करने वाला जियाउद्दीन बर्नी नहीं था, ये था इब्न बतूता। इब्न बतूता ने इसका वर्णन किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने खलीफा की सत्ता को ठुकराकर प्रशासन में उनके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। दूसरा है, तुर्क विद्रोहियों से सुरक्षा के लिए इसने सीरी को राजधानी बनाया और उसकी किलेबंदी की। केवल एक, केवल दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही आंसर है वो आपका है डी। ठीक है, इसका दोनों कथन जो हैं वो गलत है, क्योंकि इसने खलीफा की सत्ता को ठुकरा दिया। ये गलत है कि खलीफा की सत्ता को मान्यता दी, लेकिन किंतु प्रशासन में उसके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया, इसलिए पहला कथन गलत है। और तुर्क विद्रोहियों से सुरक्षा के लिए इसने सीरी को राजधानी बनाई और उसकी किलेबंदी की, जबकि इसमें क्या है, तुर्क विद्रोहियों से सुरक्षा के लिए ना होकर ये मंगोलों से सुरक्षा के लिए इसने सीरी को अपनी राजधानी बनाई थी 1304 में। 1304 और उसकी किलेबंदी की थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए कि खुसरो शाह का दिल्ली सुल्तान बनना भारतीय मुसलमानों द्वारा सत्ता प्राप्ति की दूसरा प्रयास था और भारतीय मुसलमानों द्वारा सत्ता प्राप्ति का पहला प्रयास बलबन के समय रेहान के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 139, तो इसका कौन सा है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल एक। मतलब पहला कथन जो है वो पूर्णतया सही है और दूसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि खुसरो जो है हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था और खिलजी शासकों में अंतिम शासक था, परंतु खिलजी नहीं था। ठीक है, मतलब खिलजी नहीं था और खुसरो मलिक। ठीक है, सॉरी, कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य में इसका जो सही आंसर है वो आपका पहला है कि ए ऑप्शन सही है और दूसरा जो था कथन वो गलत था। जबकि पहला प्रयास जो था वो बलबन के समय ना होकर नसीरुद्दीन के समय था। नसीरुद्दीन के समय था, ना कि बलबन के समय था, इसलिए कथन गलत था। अगला प्रश्न है, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने राज्य की नीति के लिए वित्तीय मामलों को नियमित किया? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है कि शासिका रुद्रामा देवी जिसका उल्लेख इटली के यात्री मार्को पोलो ने किया था वह किस राज्य से संबंधित थी? ऑप्शन है पांड्य, तेलंगाना, देवगिर या फिर होयसल। तो इसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, तेलंगाना। रुद्रामा देवी जो हैं वो तेलंगाना से संबंधित थी, जिसकी राजधानी वारंगल थी और वहाँ पर काकतीय वंश का शासक था। ठीक है, और काकतीय वंश की शासिका गणपति की पुत्री रुद्रामा देवी हुई, जिसका उल्लेख इटली के शासक मार्को पोलो ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मराठों को उमरा वर्ग में शामिल किया? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। इसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, जहांगीर। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है कि हफ्त अंजुमन निम्नलिखित में से किन पत्रों का संग्रह है जो शाइस्ता खान ने दक्षिण से औरंगजेब को लिखा, जो जसवंत सिंह ने दक्षिण से औरंगजेब को लिखा, अफजल खान ने दक्षिण से औरंगजेब को लिखा या जय सिंह ने दक्षिण से औरंगजेब को लिखा? तो इसका सही आंसर है आपका, इसका सही आंसर है डी, जो जय सिंह ने दक्षिण से
औरंगजेब को लिखा था, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के विजय के बाद मूल नाम फरीद ने शेरशाह की उपाधि धारण कर ली? सूरजगढ़, चंदेरी, चौसा या फिर कन्नौज? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है चौसा। सही आंसर है चौसा, जो 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, अकबर ने निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था? आमेर, बीकानेर, गोंडवाना या फिर जैसलमेर? इसका सही आंसर है वो आपका है सी, गोंडवाना। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधि पद का गठन निम्नलिखित में से किस मराठा क्षत्रप के समय हुआ था? संभाजी, राजाराम, शाहू या फिर शिवाजी सेकंड? तो इसका सही आंसर है वो आपका है बी, राजाराम। अगला प्रश्न है, अकबर के किस अर्थमंत्री ने सर्वप्रथम खालसा भूमि को जागीर भूमि से अलग किया? ऑप्शन मुजफ्फर खां, टोडरमल, इत्माद खां या फिर ख्वाजा शाह मंसूर? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, इत्माद खां। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में प्रचलित कोवाट जो कि नाप तौल का प्रमुख पैमाना था, इसका उल्लेख किसने किया है? मोरलैंड, मॉन्सेराट, बर्नियर या फिर विलियम फिच? जिसका सही आंसर है वो आपका है मोरलैंड, और ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र इतिहासकार निम्नलिखित में से कौन है जिसका अंतिम समय में बहिष्कार हुआ? ऑप्शन जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, मिन्हाजुल सिराज या हसन निजामी? इसका सही आंसर है वो आपका है जियाउद्दीन बर्नी। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है कि देहसाला व्यवस्था के बारे में कौन से कथनों पर विचार कीजिए? पहला है, यह रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जिसमें किसानों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया था और इस व्यवस्था में कर केवल नकद मुद्रा के रूप में दिया जाता था और यह कोई स्थायी बंदोबस्त नहीं था क्योंकि राज्य अपनी मांग में वृद्धि कर सकता था। इसमें कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसका सही आंसर है वो आपका है डी, 1, 2, 3, मतलब इसके तीनों कथन जो हैं वो पूर्णतः सही है। ये थे हमारे आज के इतिहास की जो 3 भागों में श्रृंखला थी, इतिहास मध्यकालीन भारत के, और कल कोई अन्य विषय के प्रश्न हल करेंगे।